हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विशाल मिश्रा एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नई फिजिक्स की क्लास के साथ। ट्वेल्थ वालों, आपको मालूम होगा कि ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, हम लोग इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। इसका मैंने पहला इनिशियल वीडियो, मतलब कि पहला प्रारंभिक वीडियो मैंने इसका बना के आपको कल डाल दिया था। उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, घन कोण बताया था और क्षेत्रफल वेक्टर बताया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले कितने कितने होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। है क्लियर? तो उन सब सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट सब कुछ था, पर अगर ओवरऑल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें हम लोग की चीज़ें क्या थी, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट था घन कोण और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही था। चलिए हम लोग आगे फोकस करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत छोटी होगी, ज़्यादा की क्लास नहीं, मुश्किल से 15 या 20 मिनट की क्लास है। इसमें मैं आज आपको गॉस की थ्योरम प्रूव करके बताऊंगा। है क्लियर? तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधे आते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय के ऊपर। और आज की जो टॉपिक हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल आते हैं। गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के लिए आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम एक बन के आ रहा है। हमने क्या किया है, आपके सामने जो डायग्राम बन के आ रहा है वो मैं आपको यहाँ रफली ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी आप एक गॉसियन पृष्ठ ले लीजिए। है क्लियर भाई? गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/f∁0 गुना होता है। यानी हमने आपसे कहा था कि वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कुल चार्ज का 1/f∁0 गुना। यानी अगर उस पूरे सरफेस के अंदर चार्ज Q प्रेजेंट है तो Q का 1/f∁0 गुना हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसकी प्रूफ करने के लिए क्या किया कि हमने ऐसा पूरा एक ऑब्जेक्ट लिया है बेटा, जहां जहां गॉस की थ्योरम लागू होती है उसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ का। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। कभी कभी आता है एग्जाम में कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे सारे पृष्ठ जहां पर गॉस की प्रमेय सुचारू रूप से लग सकती है, ऐसे पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो हमने क्या किया कि इस तरह से एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है और इसके सेंटर ऊपर, कहाँ पर बेटा, इसके सेंटर ऊपर हमने क्या किया कि एक चार्ज रखा है Q। इसके सेंटर ऊपर हमने चार्ज क्या रखा है, Q। अब इसका जो पूरा एरिया है वो कैपिटल A है। इसका पूरा एरिया कितना है, कैपिटल A है। लेकिन हमने क्या किया है कि इस सेंटर से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक कोई छोटा सा एरिया हमने लिया है DA। क्या लिया है, इसका एरिया DA लिया है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है क्लियर? इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ। तो बहुत इजी थ्योरम है, कुछ नहीं करना आपको पूरा एक इस तरह से कोई भी सरफेस ले लेना है, उस सरफेस का सेंटर O लेना है और इसकी डिस्टेंस यहाँ कितनी है, R है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ 3D ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे घन कोण क्या बनेगा हमारे पास, d ओमेगा बनेगा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। तो ये बताओ, अगर हम लोग इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें, अगर हम लोग इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें, तो फिर चाहे जितने बड़े एरिया का निकालना कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको एक मार्कर का रेट मालूम चल जाए, तो ऐसे अगर 100 मार्कर का रेट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक का मालूम चल जाए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो वैसे ही दिमाग लगाइए एक सेकंड के लिए, अगर आपको ये छोटा सा एरिया है भाई, ये पूरा एरिया है कैपिटल A, लेकिन ये जो छोटा सा एरिया है हमारा, डायग्राम में देखिए, आपको डायग्राम में शो क्या रहा है, एरिया कितना बड़ा D है। अगर इस छोटे से एरिया DA में, अगर इस छोटे से एरिया DA से हम लोग सोचे कि कितना फ्लक्स निकलेगा, तो कितना निकलेगा, d phi e निकलेगा। है क्लियर? क्योंकि जब एरिया छोटा है तो इससे जो फ्लक्स हमारा निकलेगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो क्या करना है, डायग्राम आपके सामने है, बस डायग्राम आप समझ गए होंगे। इसकी लैंग्वेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे इसकी लैंग्वेज, कि माना कोई गॉसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर एक कोई आवेश Q रखा है, इससे R दूरी पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल DA उपस्थित है, DA उपस्थित है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है। हमें इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स की गणना d phi करनी है। यदि छोटे से फ्लक्स d phi की गणना हो जाती है तो पूरे का समाकलन कर देने से हमारे पास पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी आ जाएगा। यानी इस चैप्टर को स्टडी करके हम ये फाइंड करते हैं कि किसी भी सरफेस में अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है समान रूप से, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, हम लोग ये इस चीज को फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम से। तो लैंग्वेज भी आपकी देखिए स्क्रीन पे आ गई होगी कि आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है। जो लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे आई है यही हूबहू लैंग्वेज बेटा आपको लिखनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब
चलते हैं। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा वहां दिख रहा है डीए, ये पूरा डीए पार्ट वाला हिस्सा, इस पूरे डीए पार्ट को हम लोग क्या करेंगे कि इस डीए पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो दिमाग लगाओ बेटा, अगर आपको 11th में याद होगा, मैंने आपको एक डेरिवेशन बताते थे कि अगर कोई पार्टिकल dx डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक dx मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस dx को कवर करता है, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना होता है, dw होता है। मतलब अगर उसने डिस्टेंस छोटे कवर की है तो काम भी कितना होगा उसका, छोटा ही होगा। तो बेटा यही काम हमको यहाँ करना है कि जो छोटा सा हमारा दिख रहा है आपका ये डीए, इस छोटे से डीए का हम लोग क्या निकालेंगे, इस छोटे से डीए से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो जरा आइए क्या निकालेंगे, अति सूक्ष्म, थोड़ा यहाँ लिखते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, वो डी फाई होगा, और वो क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। है क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या आपको? आप चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, इस तरीके से आप लोग। अब ये आपका आ गया डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये ई क्या है, ये ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बताओ, आप डायग्राम में देखो सेंटर पे क्या रखा है हमारा, चार्ज क्यू रखा है। अब इस सेंटर पे रखे चार्ज क्यू की पॉइंट आर पर, यानी ये चार्ज क्यू बेटा इस छोटे वाले एरिया डीए पर, छोटे वाले एरिया डीए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बना रहा है वो निकालते हैं हम लोग। तो बेटा आपको पता है, क्या पता है कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मतलब परावर्तकांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, ये हो गया, और क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, ये आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये ई का वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट ई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, डी फाई बराबर, चलिए यहाँ लिख देता हूँ नीचे, आपका आएगा डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ई की सॉरी हाँ सही, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में क्या आपका ये डी ए कॉस थीटा। कोई समस्या आपको, कोई दिक्कत आपको? अच्छा बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको कल बताया था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको याद होगा ये क्या होता है, डी ओमेगा होता है। उठा के आप यहाँ पुट करो, तो डी फाई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों ऐसे रहेगा, बट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, डी ओमेगा हो जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो देखो डी फाइव निकल के आया है हमारा, ये आ गया छोटे से, यानी जो हमारा स्मॉलेस्ट एरिया है डीए, अब जो है जो छोटा सा एरिया हमारा डीए है, उस डीए से इतना वैद्युत फ्लक्स हमारा निकल रहा है। लेकिन हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना किसके लिए, पूरे जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है गोल वाला आपका, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अतः कुल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, उम्मीद करूँगी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है बाय द वे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। चलिए देखिए, अब अगर हम लोग संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना हमको, तो ये डी हट जाए यहाँ से, तो डी हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे का आप इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः कुल पृष्ठ से गुजरने वैद्युत फ्लक्स हेतु समाकलन करने पर, आप इसका समाकलन करो, समाकलन करोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रल डी फाई बराबर इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ क्या आएगा डी ओमेगा आ जाएगा। चलिए
ये आपको याद होगा, ये इंटीग्रेशन तो आप जानते होंगे, dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है, वैसे d फाई का क्या हो जाएगा, हाँ सही पहचाने आप, d फाई का हो जाएगा फाई। यहाँ से कांस्टेंट क्या है, सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर निकालो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या बचेगा आपका, ये डी ओमेगा बचेगा, इंटीग्रल क्या बचेगा आपका, डी ओमेगा बचेगा। अब थोड़ा सा हल्का सा आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए डी ओमेगा की क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे dx का x, dy का y, dz का z, वैसे डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। आइए बताओ, अच्छा ये जो पूरा आर्टिकल हमने प्रूफ किया है, आप देख रहे हैं ये गोल चीज एक गोले के लिए किया है, तो गोले के सेंटर पे कितना घनकोण बनता है, हमने कल आपको बताया था, याद करिए, गोले के सेंटर पे घनकोण कितना बनता है, कुछ याद है, 4 पाई, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, गोले के सेंटर पे घनकोण कितना बनता है हमारा, 4 पाई बनता है। तो देखिए ये जो ओमेगा बना, ये ओमेगा क्या है, घनकोण ही तो है। अब आपका टाइम आया कि आप ओमेगा की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करो, 4 पाई, और किसके लिए, गोले के लिए। तो जैसे आप ये पुट करोगे तो फाई बराबर यहाँ से क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली यहाँ से क्या आ गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रूफ हो गया, है क्लियर, कोई दिक्कत, देखो ना यार क्या किया हमने, हमारे पास क्या था, हमारे पास पूरा गोली पृष्ठ था, एक पूरा गोल आप मान लो, कोई गोल ऑब्जेक्ट मान लो, उस गोल ऑब्जेक्ट की सेंटर आप ओ ले लो, और सेंटर ओ पे आप कोई चार्ज क्यू प्लेस कर लो। तो जब आप कोई चार्ज क्यू रखोगे तो क्यू रखते ही पूरे गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हमको पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालना, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले छोटे से एरिया के लिए निकालते हैं। तो भाई हमने किया, देखो डीए वाले एरिया के लिए निकाला, तो डीए के लिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर ई इंटू डी, क्योंकि डीए के लिए निकालना है। अब ई वेक्टर इंटू डीए जब हटता है तो हमारा डीए कॉस थीटा आता है, ये आपको कल मैंने बताया था। अब ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई सेंटर पर रखा है चार्ज हमारा क्यू, और डीए से और सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर है, तो ये आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करो, देखो मैंने कुछ नहीं किया। तो इसके बाद ये स्टेप हमारा आया, देखो ई की वैल्यू, तो डी फाई बराबर इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू यहाँ, देखो ई की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डी ए कॉस थीटा हो गया। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा, हमने कल आपको बताया था, डी ओमेगा हो गया। तो फाइनली डी फाई बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा आ गया। तो ये तुम्हारे पास है छोटे से अल्प एरिया से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें निकालना किसके लिए, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करो। देखो यहाँ लिखा है समाकलन करने पर, तो जब आपने इसका समाकलन यहाँ किया है, देखिए जब आपने यहाँ पे समाकलन किया तो डी फाई बराबर, अगर हल्का सा ना आ रहा हो तो एडजस्ट कर लेगा, डी फाई का इंटीग्रल हुआ है, तो डी फाई का इंटीग्रल होते ही इधर भी इंटीग्रल हुआ है, तो डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, डी वाई का वाई, तो वैसे ही डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी ओमेगा बचेगा। डी ओमेगा का इंटीग्रल क्या होता है, ओमेगा ही तो होता है भाई, क्या होता है, ओमेगा होता है। अब ओमेगा मतलब क्या, घनकोण किसके लिए, गोले के लिए, क्योंकि इसको हमने गोला ही माना, हालांकि गोला जैसा नहीं, पर इसको आप गोला ही मानो, गोले जैसा है नहीं पर गोला ही मानो आप इसको। तो आपने यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे 4 पाई पुट किया, क्योंकि गोले के लिए केंद्र पर घनकोण कितना बनता है, 4 पाई, मैंने कल प्रूफ किया था। आप उठा के सीधे जहाँ ओमेगा देखा वहाँ 4 पाई रखा, तो 4 पाई रखते नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो फाई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी गॉस थ्योरम पूरी हो गई, है क्लियर, कोई दिक्कत भैया। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको गॉस थ्योरम से जुड़ी हुई एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब मान लीजिए आपके पास गॉस थ्योरम, तो एक चार्ज के लिए आपने प्रूफ कर दिया कि एक चार्ज था हमारे पास, इस तरह से कोई चार्ज यहाँ रखा था सेंटर पे, ये डिस्टेंस आर पे गया, आपने छोटा सा एरिया डी ए लिया, इसकी डायरेक्शन बाहर दिखाई, सब ताम झाम किया, ये डिस्टेंस आर था, यहाँ सेंटर पे डी ओमेगा बना, इस प्रकार आपने प्रूफ किया। और फाई बराबर क्या लिखना सही समझा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो था केवल एक चार्ज के लिए। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे ही कोई गॉसियन पृष्ठ है, जैसे अभी था वैसे ही कोई गॉसियन पृष्ठ आपके पास मान लीजिए ऐसे आ गया, और यहाँ पे खूब चार्ज रखे Q1, Q2, Q3, Q4, यहाँ माइनस का Q5, फिर माइनस का Q6, ऐसे खूब ढेर सारे चार्ज रखे, लेकिन इसी सरफेस के अंदर रखे। तो क्या आप गॉस थ्योरम लग पाएगी, जी हाँ डेफिनेटली गॉस थ्योरम लग पाएगी। लेकिन अब क्या
अब गॉस थ्योरम लगे कि सब कुछ सही है, लेकिन जो फॉर्मूला होगा गॉस थ्योरम को क्या बनेगा, फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ आई बराबर 1 से लेकर एन तक। समझे इसको, मतलब ये समेशन के थ्रू लिखा है हमने। क्या बनेगा, फाई बराबर समेशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या है, ये नौटंकी क्या है, तो ये इस नौटंकी का मतलब ये हो गया कि जितने आपके चार्ज रखे हैं उनका आपको बीजगणितीय योग लेना है। क्या लेना है, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव का 5 कूलम है, नेगेटिव का 3 कूलम है, तो इनका योग करोगे तो कितना आएगा, 2 कूलम आएगा। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम, यानी कि आपको प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए जोड़ जाड़ की थ्योरम बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चार्जेस के लिए क्या बनती है गॉस थ्योरम, मतलब अगर बहुत सारे आवेश हमारे पास हैं तो फिर क्या बनेगी थ्योरम, तो फिर भैया बनेगी फाई ई बराबर, सीधे इज्जत के साथ लिखोगे, फाई ई बराबर समेशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक क्यू आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो उस दौरान गॉस थ्योरम इस तरह दिखेगी। है क्लियर। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होता है, फाई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश Qn अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो भी नहीं घबराना, बात वही है, बात वही है क्लियर। तो ये था पूरा गॉस थ्योरम। तो उम्मीद है कि आपको गॉस थ्योरम बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। हो सके तो आप 7007725756 पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, गॉस थ्योरम से रिलेटेड 2-4 आर्टिकल और हमारे सामने प्रूफ करने को आएंगे, यानी गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग। है क्लियर, लेकिन वो सब नेक्स्ट क्लास से। इसको बढ़िया से पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।